हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नवा वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका 24 अगस्त 2024 को जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट में यूपीपी का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है। तो देखिए, पूछा आपसे यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत कितनी है, 40,200 है, तो इन पुस्तकों के लिए 50 पर कितना खर्चा आएगा। देखिए, मुद्रण लागत दे रखी है 40,200, 50 पर कीमत पूछी है, कितना खर्चा आएगा। देखिए, मुद्रण लागत का परसेंटेज कितना है, 20%, और 50 पर कितना है, तो 50 पर है 10%, यानी इसका कितना है, आधा है। तो लागत पे कितनी आएगी, इसकी आधी, यानी 40,200 का आधा। 40,200 का आधा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20,100। इसका मतलब 50 पे कीमत कितनी लगेगी, 50 पे जो खर्चा आएगा वो आएगा 20,100, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ 20% की वैल्यू आपकी 40,200 है, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, इसकी आधी, यानी कि 20,100 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, अपने सामान्य चाल के 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है, तो उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय बताइए। चाल कितनी है, 3/4। 3/4 का मतलब पहले चाल यदि 4 थी तब चाल कितनी हो गई है, 3 हो गई है। ये स्पीड का रेशियो है, 4:3। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड का उल्टा, यानी कि 3:4। यानी पहले समय कितना लग रहा था, 3 मिनट, तो अब समय कितना लग रहा है, 4 मिनट। कितना अधिक लग रहा है, तो 1 मिनट अधिक लग रहा है। तो इस 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, 15 मिनट। ठीक है, तो 3 मिनट की वैल्यू कितनी जाएगी, 15 या 45 मिनट। ठीक है, इसका मतलब ये 3 मिनट क्या था, पहले लगने वाला समय था। तो पहले कितना समय लग रहा था सामान्य चाल से, समय लग रहा था 45 मिनट। ठीक है, अब समय कितना लगेगा, तो अब समय लगेगा 60 मिनट, क्योंकि चाल क्या है, घट गई है, तो समय आपको 60 मिनट लगेगा। लेकिन आपसे पहले वाला समय पूछा है सामान्य चाल से, तो 45 मिनट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन फिर पाई चार्ट का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय कितनी है, 32,500 है, तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की कुल मासिक राशि कितनी है। किस पे पूछा है, भोजन और मनोरंजन पे। देखिए, भोजन कितना दिखा रहा है, 27 डिग्री, और मनोरंजन कितना दिखा रहा है, तो 9 डिग्री। दोनों कुल खर्चा कितना हो गया, 27 और 9, 36%। ठीक है, 36%, यानी कुल खर्चे का 36% क्या होगा, इन दोनों का कुल खर्चा होगा। ठीक है, कुल आय का, यानी 32,500 का 36% क्या होगा, इन दोनों का कुल खर्चा होगा। तो निकाल देते हैं, 32,500 का 36%। ठीक है, 32,500 36%। देखिए, इसको कैलकुलेशन करने से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 36 9 का मल्टीपल होता है, तो आपका डिजिट सम कितना आना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से 9 आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए, यहाँ कितना डिजिट सम, 5 है, यहाँ कितना है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ कितना है आपका, तो ये 9 है, और यहाँ कितना है, 2 है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको इतना ही आएगा, कितना, 11,700। लेकिन आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो वेस्ट होगा ही, उससे अच्छा तरीका है आपका, इससे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिला हैं, 7% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। ठीक है, कार्यालय में अवैध कर्मचारियों का परसेंट क्या है। देखिए, मान लीजिए कार्यालय में कितने हैं, 100 व्यक्ति थे, जिसमें महिला सॉरी मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल। 100 कर्मचारी में 30% क्या है, महिलाएं कर्मचारी हैं, तो 30 महिलाएं हो गई, तो 70 क्या बचेंगे, आपके मेल बचेंगे। ठीक है, और जो महिला हैं उनमें से भी 60% क्या है, विवाहित हैं, तो अविवाहित कितनी हो जाएंगी, तो 60% विवाहित हैं, तो इसका मतलब 40%, यानी इसका 40% कौन होंगे, अविवाहित। ठीक है, यानी कि 4 या 12, यानी 12 महिलाएं अविवाहित हैं, अनमेरिड है। तो पुरुष कितने बचे, देखिए, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित, 40% क्या है, पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, तो 60% ऐसे होंगे जो विवाहित ना होंगे। तो 70 का 60% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 42, यानी 42 पुरुष ऐसे हैं जो विवाहित नहीं हैं, और 12 महिलाएं ऐसी हैं जो विवाहित नहीं हैं। तो कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हो गए, तो 12 और 42 54, यानी 54 व्यक्ति ऐसे हैं जो विवाहित नहीं है। तो पूछा क्या है, परसेंटेज में पूछा है, तो कुल व्यक्ति कितने थे, 100 थे, इसमें से 54 क्या है, विवाहित नहीं है, तो 100 का 54 कितना परसेंट बन जाएगा, तो 54% ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए, तो पूरी टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है। तो टीम की औसत आयु बताइए। देखिए, मान लीजिए टीम की जो औसत आयु वो कितनी है, एक्स है, कुल व्यक्ति कितने हैं, 11, तो कुल योग कितना जाएगा, 11 इंटू एक्स। ठीक है, और ये योग किसके बराबर होगा, देखिए कप्तान कितने साल का है, 29 साल का कप्तान है। ठीक है,
और 29 से कितने वर्ष बड़ा है कप्तान, सॉरी विकेट कीपर कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि 33 साल का कौन हो जाएगा, तो विकेट कीपर हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 29 और 33 62। ठीक है, अब इसको अलग रखिए, अब इधर देखिए कि कुल योग कितना था, एक्स हमने क्या माना है, एक्स हमने औसत माना है और सदस्य कितने हैं, 11 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 11 एक्स हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा। अब देखिए औसत कितना कम हो गया, 2 वर्ष कम हो गया, तो नया औसत कितना हो जाएगा, एक्स माइनस के 2। सदस्य कितने हैं, तो ये कितने कितने लोगों का औसत है, तो ये 2 कम हो गए, तो 9 सदस्यों का औसत होगा, और इसमें कितना और जुड़ेगा, 62 और जुड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या है, टीम का हिस्सा थे। तो कुल योग कितना होगा, ये भी कुल योग है और ये भी यहाँ पर कुल योग है। इसको सोल्व करिए, तो ये हो जाएगा 11x बराबर 9x माइनस के 18 बराबर 62। ठीक है, तो 9x इधर जाएगा तो 2x बचेगा, और सॉरी यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो 62 में 18 के तो 44, और 44 में 2 का भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 22, यानी कि जो औसत है वो पीटी में कितना है, वो आपका 22 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का देखते हैं कौन सा है। देखिए क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को चुना और 40% ने विकल्प बी को चुना। यदि कुल कितने थे, 500 उत्तरदाता थे, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को चुना। तो 500 का हम कितना निकालेंगे, 500 का हम 60% निकालते हैं, क्योंकि ए कितने लोगों ने चुना था, 60% लोगों ने, तो 500 का 60% कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना, ठीक है, और 15 ने गणित चुना। ठीक, तो 2 गोले बनेंगे आपके, बिना एक से करते हैं इसको। देखिए एक जीव विज्ञान का हो जाएगा और एक आपका गणित का हो जाएगा, यानी एक बायोलॉजी का मान लेते हैं और एक आपका मैथ का हो जाएगा। केवल विज्ञान जीव विज्ञान वाले कितने हैं, तो 20, यानी ये इसमें कितना आएगा, 20 आएगा, और 15 किसने चुना है, गणित ने, सॉरी गणित को कितने उन्होंने चुना है, 15 ने, तो 15 कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पे, और परंतु जीव विज्ञान नहीं चुना है, यानी 15 ने गणित तो चुना है लेकिन जीव विज्ञान नहीं चुना है। ठीक है, यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित चुना है या फिर जीव विज्ञान, तो दोनों को चुना है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित या जीव विज्ञान दोनों को चुना है, यानी आपको ये बीच वाली संख्या निकालनी है। तो ये संख्या कैसे निकलेगी, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी आपके 40 है, जिसमें से 15 और सॉरी 20 और 15 कितना हो गए, 35, यानी 35 लोगों ने तो कुछ ना कुछ चुन लिया। बचे कितने, बचे कितने, 5, क्योंकि 40 टोटल थे, इसमें से 35 ने कुछ ना कुछ चुन नहीं लिया, बचे कितने, 5। तो 5 व्यक्ति ऐसे होंगे जो इनमें दोनों में कॉमन होंगे। तो जो दोनों सब्जेक्ट को चुनने वाले व्यक्ति कितने हैं ऐसे, वो आपके 5 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्वेश्चन ये है, एक महिला ने कहा कि यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाती है। वह बड़े हैं, यानी कि जो पति हैं वो महिला से बड़े हैं, और उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है, उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। देखिए जैसे हम 45 को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 54, और 63 को पलट देंगे, ये समझ जाएगा हमारा 36। ठीक है, यानी ये पति की उम्र 63, पति की उम्र क्या है, देखिए आपसे बोला था कि जो आदमी आदमी की उम्र है वो क्या है, बड़ी है। तो देखिए यदि हम ये जो आपकी दे रखी है आदमी की आयु दे रखी है, तो यदि ये 45 आदमी की आयु है तो 54 पत्नी की आयु हो जाएगी, लेकिन 54 बड़ी हो जाएगी, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। 63 है, 63 के बाद 36, तो ये हो सकता है, और 36 के बाद 63, तो ये नहीं हो सकता, और 54 का क्या हो सकता है, 45, यानी ये दोनों ऑप्शन आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब यदि ये 63 आदमी की है तो 36 पत्नी की होगी, कुल जोड़ कितना हो जाएगा, 99, और ये 54 यदि आदमी की है तो पत्नी कितनी हो जाएगी, 45, तो कुल जोड़ कितना हो जाएगा, 99। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इनके योग का 1/11 है, तो इनके योग का 1/11 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, इनके योग का 1/11 कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए 9 किसमें है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 9 का है, यहाँ पे कितने का है, तो यहाँ पे आपका 36 का, सॉरी कितने का, 36 का ही, सॉरी 9 से 27, 27 का अंतर है। तो हमें चाहिए कितने का चाहिए था, 9 का चाहिए था। आपसे बोला भी है उनकी आयु के बीच का जो अंतर है उनके योगफल का 11वां हिस्सा है, उनकी आयु के बीच का जो अंतर है वो उनके योगफल का 11वां हिस्सा है, यानी 9 आना चाहिए। तो हमारा एक ही समीकरण ऐसा है जो हमारे ऑप्शन को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन ये दिया है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ठीक है, और उनमें से 75% क्या है, पुरुष है। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल जो श्रमिक है वो कितने हैं, 100 श्रमिक थे टोटल, जिसमें से 60% कौन हो जाएंगे, 30 वर्ष से अधिक के। 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा, यानी कि जो 60 श्रमिक हैं वो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उनमें से भी क्या है, 75% क्या है, पुरुष हैं, यानी 60 का 75% कितना हो जाएगा, तो 60 का 75% हो जाएगा 20 तिया 60, और 20 पंजे 100, 5 से 15, 15 तिया 45, यानी कि 60 में से भी 45 लोग क्या हैं, पुरुष हैं। ठीक है, आपको पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है, यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं,
यानी कि 45 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 135, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 135/45 यानी कि 3। पूछा क्या है श्रमिकों की कुल संख्या, क्या हमने कितनी मानी थी कुल संख्या 100 मानी थी, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणा 100 यानी कि 300। ठीक है, ठीक है, तो श्रमिकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 300। नेक्स्ट देखिए, एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या होगी, प्रति दर्जन कीमत पूछी है। ठीक है, मैंने आपको इस तरह कई सवाल कराए थे और अलग से वीडियो भी बनाई थी इन टाइप के सवालों की, जो कि आपके हर प्रैक्टिस सेट में लगभग लगभग पूछे जा रहे हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 20% की कमी हुई है जिसकी वजह से 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो 10 सेब हमें अधिक क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि 20% की कमी हुई है। कितने रुपये पे हुई है, तो 54 रुपये पे 20% की कमी हुई है। ठीक है, तो 54 का 20% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 54/5। ठीक है, अब ये 10 सेब की कीमत है, अब एक सेब की कीमत क्या हो जाएगी, तो 54/5 और 10 का गुणा हो जाएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा 54/50, 54/50। ठीक है, ये एक सेब की कीमत होगी। पूछा क्या है एक दर्जन की, तो एक दर्जन में कितने सेब होते हैं 12, तो 12 की कीमत कैसे निकालेंगे, तो 54/50 गुणा 12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 12 चौक 48, ठीक है, और 12 पंजे 60 और 4 64, बटे में कितना है 50 है। अब 50 का भाग देने का मतलब क्या होता है, 50 का भाग देने का मतलब ऊपर वाले को डबल कर दीजिए और नीचे से 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, यानी 648 का दूना कितना होता है 1296, और 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। तो प्रति दर्जन कीमत कितनी आ गई, प्रति दर्जन कीमत जो आ गई वो आ गई आपकी 12 रुपये 96 पैसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में 6:1 में मिलाया जाता है, और दोनों को मिलाने के बाद में जो अनुपात बनता है आपका वो कितना बनता है 1:1 बनता है। तो आपसे पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आपको इसमें एलिगेशन मेथड लगाना था। देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए पहले दूध कितना है, तो 3 यूनिट दूध है, कितने में से, तो 8 में से, एंड टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 3 और 5 8, यानी 8 में से 3 लीटर क्या है 3 यूनिट दूध है। इधर देखिए दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है 6 यूनिट दूध है, कितने में से 7 में से, और दोनों के मिलाने के बाद मिक्सचर में कितना दूध बन जाता है 1:1 में, यानी कि 1 यूनिट दूध बनता है कितने में से 2 में से। इसको सॉल्व करिए। देखिए 6/7 माइनस के 1/2 इधर आएगा, और 1/2 माइनस के 3/8 आपका इधर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या सॉल्व करते हैं इसको, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, माइनस का घटा दीजिए, तो 12 में 7 गए तो 5 बचेगा, बटे में 7 दूनी 14, अनुपात 8 एकम 8, 3 दूनी 6, घटाएंगे 2 बचेगा, 2/8 दूनी 16, तो 2 से 1 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार और 2 से 7 बार, 4 पंजे 20 और 7 एकम 7, यानी अनुपात कितना निकल के आ गया 20:7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 72 का सीपी 60 के एसपी के बराबर है। ठीक है, 12×6 = 72, 12 पंजे 60, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा 5/6, यानी 5 की चीज़ 6 में बेची जा रही है, तो 1 का लाभ कमा रही है, कितने पे, तो क्रय मूल्य पे, गुणा कर देंगे 100 का, 5 से कितने का कटेगा 20 बार, तो कितने % का लाभ हो गया 20% का लाभ हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ परसेंटेज क्या हो। देखिए 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है, तो 50 × 50 कितना हो जाएगा 250, और 60 × 60 कितना हो जाएगा 360, यानी कि 250 वाली चीज़ कितने में बेची जा रही है 360 में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ कमा रही है 110 का लाभ कमा रही है, कितने पे 250 पे, गुणा कर देंगे 100 का, कितना हो जाएगा ये 50 दूनी 100, 50 पंजे 250, और 5 से कटेगा 22 पर, 22 दूनी 44, यानी कितने % का लाभ कमा रही है, तो वो आपका 44% का लाभ कमा रही है। ठीक है, कितने % का लाभ हो रहा है, तो 44% का लाभ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम बताइए, तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से कट जाए। ठीक है, तो जो संख्या 18 से कटेगी वो हमारा 9 से भी कटेगी, तो देख लीजिए किसका डिजिट सम यानी अंकों का योग 9 है, तो इसका कितना है 8 और 8 16, ये नहीं होगा, 9 2 11, ये भी नहीं होगा, 8 और 6 14, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है, जब 9 से कट रहा है तो बाकी से भी कट ही जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए,
और छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जो 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर सभी स्थितियों में कितना शेषफल छोड़े, 3 शेषफल छोड़े। देखिए जब 10 से भाग करने पर 3 शेषफल छोड़ रही है कोई संख्या तो उसका इकाई अंक कितना होगा, तो उसका इकाई अंक 3 होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसमें इकाई अंक क्या है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है, एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है, यानी बी की क्षमता क्या अधिक है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन का टाइम लगेगा बी को। देखिए इस 60% का मतलब क्या है, इस 60% का मतलब है कि इसका फ्रैक्शन रूप होता है 3/5। ठीक है, 60% का फ्रैक्शन रूप कितना होता है, 3/5। कौन अधिक कुशल है, बी ए से अधिक है। ठीक है, यानी ए की क्षमता कितनी है 5, तो बी की कितनी होगी 3 अधिक यानी कि 8। ये क्या है, क्षमता का यानी इफिशियंसी का क्या है, ये रेशियो निकल के आएगा। जब इफिशियंसी का रेशियो ये है तो समय का रेशियो कितना होगा, समय का रेशियो उल्टा होता है, यानी 8/5। और ये किसका है, ए और बी का है। ठीक है, बी का यानी ए को कितना समय लग रहा है, तो ए को जो समय लग रहा है वो 8 यूनिट समय लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना समय लग रहा है ए को, तो एक्चुअल में लग रहा है 120 दिन। तो 8 की वैल्यू कितनी है 120, एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से 120/8 यानी कि 15। ठीक है, पूछा क्या आपसे बी का, तो बी को कितना समय लग रहा है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 × 5 यानी कि 75 दिन। ठीक है, तो बी को कितना समय लग जाएगा 75 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 800 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो औसत चाल बताइए। देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, तो देखिए कुल दूरी कितनी है आपकी 600 यहाँ पे है, 800 यहाँ पे है और आपकी 100 यहाँ पे है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए कुल दूरी आपकी हो जाएगी 600 और 800 1400 और 100 1500। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 600 800 1400 और 100 1500। कुल समय कितना लग रहा है, तो पहली कंडीशन में समय कितना लग रहा है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, यानी 600/8 करेंगे तो कितना आएगा ये, तो 0 से 0 खत्म और 4 से 15, 4 से 2 15/2 आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कितना आएगा, 800 किलोमीटर की दूरी 400 की स्पीड से यानी कि 2 घंटे लगेंगे और 100 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से यानी कि 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये आपका समीकरण बनेगा। तो 1500 बट्टे में 15/2 + 2 + 2, यानी 2 2 कितना जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 1500 बट्टे में 15/2 + 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 बट्टे में 2 चौक 8 और 15 23, जो बट्टे में 2 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कितना जाएगा ये 3000 बटे में 23। इसको सॉल्व करिए तो 23 एकम 23, 7 बचेंगे, 23 × 69, 1 बचेगा, 10 उतारेगा ना जाने का 0, बचे कितना 10, 10/23 यानी कि 130 सही, 10/13 सॉरी 23, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महिला 25,220 रुपये का उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 5% है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए किस्त कैसे निकालते हैं, देखिए किस्त का सवाल आपके कल के प्रैक्टिस सेट में भी आया था, सॉरी उसमें कल के एग्जाम में भी आया था और इसमें भी आया है। देखिए कैसे निकालते हैं, दर कितनी है आपकी 5%, इस 5% का फ्रैक्शन रूप होता है 1/20। ठीक है, यानी पहली साल 20 से कितना हो जाएगा, 20 से हो जाएगा आपका 21। अब इस इसका वर्ग कर देंगे तो 400 का हो जाएगा, 21 का वर्ग 441। फिर तीसरे साल में क्या होगा, इसका क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000 और 21 का क्यूब कितना होता है 9261। ठीक है, अब किस्त क्या है, तीनों किस्तें समान है तो हमें किस्त समान बनानी पड़ेंगी, तो 9261 बनाना है तीनों को, क्योंकि किस्त क्या है आपकी अंतिम किस्त जो आपकी 9261 है, तो इसको हमें समान बनाना है। तो इसको समान कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे 441 से गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 441 दूनी कितने होते हैं, तो ये होता है 882 पे 10। ठीक है, और यहाँ पे हमें 9261 बनाना है जिसमें हम 21 से गुणा करेंगे, तो 21 का गुणा इसमें करेंगे तो 21 चौका 8400। ठीक है, और ये तो आपका है ये 9261, तो ये तो आपका 8000 रहेगा। ठीक है, यानी कुल मिला के हमारा धन कितना हो गया, तो इसको जोड़िए तो 0 2 और ये 2 और 24 और 1 25, 25,200 रुपये हमने क्या किया है, हमने लगाया है, यानी हमने उधार दिया था। ठीक है, और हमारा किस्त कितनी बनी है, तो हमारी किस्त बनी है 9261 की, लेकिन हमने एक्चुअल में कितना उधार दिया है, तो हमने एक्चुअल में भी 25,200 ही उधार दिया है,
तो देखिए 25,200 की यूनिट 25,220 की यूनिट 25,220 के बराबर ही रखी है, तो 9261 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9261 की वैल्यू 9261 ही हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारी किस्त बनेगी वो कितनी की बनेगी? 9261 रुपये की बनेगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये किसी कार्य को बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करें तो 27 दिन में बी अकेले को इसमें कितना समय लगेगा? देखिए इसमें समय कितना अधिक ले रहा है? तो 50% समय अधिक ले रहा है। कौन ले रहा है? ये ले रहा है बी की तुलना में। ठीक है, 50% मतलब कितना होता है? 1/2। अधिक समय कौन ले रहा है? तो ये ले रहा है। यानी यदि यहाँ देखिए ए और बी का जो समय का रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? यदि बी 2 समय ले रहा है तो एक ना ले रहा है, 3 समय ले रहा है, 3 यूनिट समय ले रहा है, तो इनकी क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 और 3 5 काम कर रहे हैं। और कुल काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 27 दिन में। तो कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा 27 गुणा 5। होगा नहीं होगा? आपसे पूछा क्या बी कितने दिन में खत्म कर देगा? तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट के हिसाब से इतना काम कितने दिन में खत्म कर देगा? तो 27 गुणा 5/3। 3 से 9, 9 पंजे 45, यानी कि 45 दिन में काम खत्म कर देगा। कौन? बी खत्म कर देगा। नेक्स्ट देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 6,000 हो जाती है, तो 4 वर्ष के बाद कितना होगा? देखिए 3,000 से कितना हो रहा है? तो 6,000। कितने वर्ष में हो रहा है? 2 वर्ष में। अगले 2 वर्ष में क्या होगा? अगले 2 वर्ष में इसका डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 6 का 12,000 हो जाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? समान अंतर पे समान वृद्धि होती है, यानी समान अंतर पे समान गुने वृद्धि होती है। तो यहाँ इसका डबल हुआ है तो यहाँ पे भी इसका डबल होगा। तो जो कितना वर्ष हो गया? 2 वर्ष यहाँ पे, 2 वर्ष यहाँ पे, यानी कुल मिला के 4 वर्ष में कितना हुआ? 4 वर्ष में आपका 3,000 का 12,000 हो गया। तो 4 वर्ष में कितनी की वृद्धि हुई? तो 12,000 माइनस के 3,000, 12,000 माइनस के 3,000, यानी कि 9,000 की वृद्धि हो जाएगी। पूछा क्या आपसे? तो ब्याज 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना हुआ? तो 3,000 रुपये की राशि पे कितने रुपये ब्याज मिल रहा है हमें? यानी 3,000 रुपये की राशि यदि 12,000 रुपये हो जा रही है तो ब्याज में कितना मिल पा रहा है? तो हमें ब्याज 9,000 ही तो मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं देता तो कितना लाभ अर्जित करेगा? इस तरह के प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चन बहुत कराए थे। देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए जब लाभ दे रखा हो और छूट दे रखी हो तो कैसे लगाते हैं? सीपी अपॉन में एमपी, यानी कि सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और एमपी मतलब अंकित मूल्य। सीपी अपॉन एमपी के बराबर क्या होता है? 100 माइनस की छूट। छूट कितनी है? तो 12% की है। और 100 प्लस के लाभ। लाभ कितना है? 21% का। तो सीपी अपॉन एमपी बराबर कितना हो जाएगा? 88/121। ठीक है, 88/121। 11 से कटेगा 8 बार, 11 से कटेगा 11 बार। तो सीपी अपॉन एमपी हमें यहाँ से कितना मिल गया? 8/11। इसका मतलब सीपी हमारा 8 है तो एमपी कितना होगा? 11 होगा। क्लियर? आपसे पूछा गया तो वो छूट ना दे, तो छूट ना देगा तो 11 में बेची जाएगी चीज़। तो 8 वाली चीज़ 11 में बेची जा रही है तो कितने का लाभ कमा रही है? तो 3 का लाभ कमा रही है। कितने पे? क्रय मूल्य पे, यानी कि 8 पे। तो कितने परसेंट का लाभ हो गया? देखिए आपको पता होना चाहिए 3/8 की फ्रैक्शन का मूल्य कितना होता है? तो 37.5% होता है। ठीक है, यदि आपको नहीं पता तो आपको इतना तो पता ही होगा 1/8 का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 12.5 होता है। 3/8 निकालना तो इसमें भी 3 का गुणा कर दीजिए और इसमें भी 3 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 37.5% निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए शायद आपको वीडियो रुक गई होगी, ये क्वेश्चन नहीं दिखा पाया मैं आपको। तो ये इसमें सेम फॉर्मूला लगाया है जो आपको पहले वाले फॉर्मूले में लगाया है, वही आपका यहाँ पे लगाया है। ठीक है, देखिए आगे ये वाला क्वेश्चन देखिए। एबीसी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश 5:4:3 था। तो 4 महीने के बाद बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए। 8 महीने के बाद सी ने 2,000 रुपये लगाए। तो 1 वर्ष के अंत में जो लाभ का अनुपात है वो 15-11 और 15-14 और 11 का है। तो सी ने कितने रुपये निवेश किए थे? इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए देखिए इन्होंने किस अनुपात में निवेश किया था? 5:4:3 में निवेश किया था। तो इसको मान लेते हैं हम 5x, 4x और 3x। ठीक है, यानी शुरू में ए ने 5x लगाए थे, बी ने 4x लगाए थे, सी ने 3x लगाए थे। तो देखिए इन्हें जो 5x लगाए थे वो कितने समय के लगाए थे? इन्हें तो अपने पूरे 12 महीने के लगाए थे, क्योंकि इन्हें कहीं बीच में निकाला नहीं, ना ही कहीं बीच में लगाया है। तो इन्हें जो 5x रुपये लगाए थे वो पूरे के पूरे 12 महीने के लगाए थे। ठीक है, यानी 5x गुणा 12। क्लियर? अब बी ने कितने लगाए? तो बी ने शुरू में लगाए थे 4x। कितने महीने के लगाए थे? तो वो शुरू में उसने 4 महीने के लगाए थे। ठीक है, फिर क्या किया उसने?
कि 4 महीने के बाद में 1000 रुपये और एक्स्ट्रा लगा दिए। तो शुरू में 4x लग रहे थे, अब 1000 रुपये उसने एक्स्ट्रा और लगा दिए। तो कितने लगाए थे उसने? 4x प्लस के 1000 रुपये। अभी कितने महीने के लगाएगा? तो ये आपके लगाएगा 8 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने बचे। अब सी का देखिए, वैसे सी का निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। फिर भी आप निकाल देता हूँ मैं। देखिए सी ने कितने लगाए शुरू में? तो शुरू में सी ने 3x लगाए थे। कितने महीने के लगाए थे? तो सी ने लगाए थे शुरू में 8 महीने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में सी ने 2000 रुपये और लगाए, तो यानी कि 3x प्लस के 2000, ठीक है। अभी कितने महीने लगेगा? तो ये लगेगा आपका 4 महीने के लिए। और इनका अनुपात क्या है? इनका अनुपात है आपका 15:11 सॉरी 15:14:11, ठीक है। अब देखिए इस अनुपात में इनका लाभ बटा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 15 12 5 60, 60x हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 और 16 48x यहाँ से मिल जाएगा प्लस 8000, ठीक है। और सी का कितना मिलेगा? सी का मिलेगा आपका 8 3 24x और 4 3 12, 24 और 12 36x प्लस की 4 दूनी 8000, ठीक है। यानी इस इतना इतना रुपये इन्होंने निवेश किया और इस अनुपात में इनको लाभ मिला। तो देखिए 60x ए का हिस्सा था और बी का हिस्सा कितना है? तो 48x प्लस के 8000। और इन दोनों का लाभ का अनुपात कितना है? 15। ए का कितना है? 15, बी का कितना है? 14, ठीक है। 15/14। इसको सॉल्व करिए। देखिए 15 से कटेगा आपका ये 4x बार, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो 14 चौका 56x बराबर यहाँ पे 48x हो जाएगा प्लस के 8000 हो जाएगा, ठीक है। 56 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा? 8x बचेगा, जो बराबर होगा आपके 8000 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8000 बट्टे में 8 यानी कि 1000। x की वैल्यू कितनी है? 1000। और सी का शुरू में इन्वेस्टमेंट कितना था? सी का शुरू में इन्वेस्टमेंट कितना था? तो 3x था। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x की वैल्यू हो जाएगी 3000। शुरू में सी ने कितना रुपये निवेश किया था? तो शुरू में सी ने निवेश किया था 3000। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नया क्वेश्चन है साझेदारी का। एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा, यानी एक्स वाई और जेड 3 लोग हैं। तो एक्स वाई और जेड 3 लोग हैं, इन्होंने किस किस अनुपात में निवेश किया है? तो एक्स ने 1/6 हिस्सा लगाया है, कितने समय के लिए? 1/6 समय के लिए। वाई ने लगाया है 1/3 हिस्सा, कितने समय के लिए? 1/3 समय के लिए। और जेड ने लगाया है पूरे समय के लिए, यानी कि पूरे समय का मतलब कितना होता है? पूरे समय का मतलब होता है कि पूरा एक, यानी एक हिस्सा लगाया, सॉरी एक समय के लिए लगाया। कितना हिस्सा लगाया है? तो हिस्सा कितना बचा? शेष हिस्सा का मतलब कितना है? 1/6 यहाँ लग गया, 1/3 यहाँ लग गया, यानी कि इधर देखिए, यानी कि 1 माइनस के 1/6 प्लस 1/3 कितना होगा ये? तो 1 माइनस के 1/2 बराबर 1/2, यानी कि जेड का हिस्सा कितना बचा था? जेड का हिस्सा बचा था 1/2। तो इसने कितना हिस्सा लगाया होगा? तो 1/2 हिस्सा लगाया होगा। अब इसको सॉल्व करिए, कितना जाएगा? 1/36, यहाँ से 1/9, यहाँ से 1/2। अब इसको सिंपल अनुपात में क्या चेंज करेंगे? तो 36, 9 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 36 ही होता है। 36 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा? 1, यहाँ कितना बचेगा? 4, और यहाँ कितना बचेगा? 18, ठीक है। तो 18 और 4 22 और 1 23, यानी कुल इनका हिस्सा कितना है? तो इनका हिस्सा है 23 यूनिट, जो किसके बराबर है? 23,000 के बराबर। यानी लाभ जिस हिस्से मतलब जितना हिस्सा लगाया हुआ उतना ही तो लाभ मिलेगा। तो 23 यूनिट की वैल्यू 23,000 है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। पूछा किसका हिस्सा है? हिस्सा पूछा है बाई का। बाई का हिस्सा कितना है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000, ठीक है। तो बाई को कितने रुपये मिलेंगे? तो बाई को मिलेंगे 4000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है ए बी सी 5 क्रमागत, ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो उनका औसत क्या होगा? तो देखिए जब विषम संख्या 5 दे रखी हो, कोई भी 5 संख्या दे रखी है, तो उनका जो औसत होता है वो हमारी बीच वाली संख्या होती है। चूंकि ये क्या है? क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत विषम संख्या है, और हर विषम संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। चलिए ये ए है जो कि आपको दी रखी है, तो बी जो होगी, बी जो होगी वो ए से 2 अधिक होगी, और जो ये वाली जो होगी सी, वो ए से सॉरी बी से भी 2 अधिक होगी। यानी कि जो सी की वैल्यू होगी, सॉरी ए बी सी, यानी सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? A+4 होगी, A+4, यानी ए से कितनी अधिक होगी? 4 अधिक होगी, क्योंकि 2 यहाँ पे अधिक हो जाएगी, 2 यहाँ पे अधिक होगी। तो जो बीच वाली संख्या होती है वही तो औसत होती है। 5 क्रमागत संख्या दे रखी है, कुछ भी क्रमागत विषम संख्या दे रखी हो, तो उनका जो औसत होता है वो हमारे साथ बीच वाली संख्या होती है। तो जो सी है, सी किसके बराबर होगी? ए से 4 अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हुए हैं।
यदि आपने हमारे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपको ये सब कराए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी है और तीसरी की तिगुनी है। यानी 3 संख्याएं ABC मान लीजिए, आपसे कह रहा है कि दूसरी है वो पहले की क्या है, दूसरी पहले की दुगनी है। पहली को 1 मान लेते हैं तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी आपकी 2। जो दूसरी है वो तीसरी की तिगुनी है, यानी कि तीसरी कितनी हो जाएगी 2/3, तभी तो इसकी 3 गुनी बैठेगी। अब तीनों को औसत कितना दे रखा है 44, तो औसत 44 है तो योग कितना हो जाएगा 44 गुणा 3, 44 गुणा 3 कितना हो जाएगा 132। इन तीनों का योग कितना होगा 132। और संख्या हमारी कितनी है 1:2 के अनुपात में, तो सिंपल अनुपात में चेंज करेंगे इसको, 3 गुणा इधर हो जाएगा 3, 6 और 2, ठीक है। यानी ये सिंपल अनुपात निकल के आ गया। तो 3 और 6 9, 9 और 2 11, यानी 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इन सबका जोड़, यानी 11 11 किसके बराबर हो जाएगी 132 के बराबर। एक की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 132/11 यानी कि 12। पूछा किसका है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन है बीच वाली, यानी कि 6 यूनिट। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुणा 6 यानी कि 72, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 72, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 12:15 हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछा कि नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए। देखिए, मिल्क और वाटर का जो रेशियो था पहले वो कितना था 12:13 था, और फिर मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद कितना हो गया 12 से 15 हो गया, 12 से 15 हो गया। यानी कि दूध की मात्रा पहले भी सेम थी और अब भी सेम है। दूध तो मिलाया नहीं गया, मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है, पानी। पानी पहले 13 था, अब कितना हो गया 15। कितनी की वृद्धि हो गई था, 2 यूनिट की वृद्धि हो गई है, क्लियर। पहले कुल मात्रा कितनी थी 12 और 13 25, 25 की वैल्यू कितनी है 2025। एक की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 2025 बटे में 25, तो 25 अट्ठे 200 और 2 बचेंगे, 25 25 एकम 25, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो 2 यूनिट बढ़ा था पानी, तो कितनी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी 81, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2 गुणा 81 यानी कि 162 लीटर, ठीक है। यानी दूध कितना मिलाया गया है तो 162 लीटर, सॉरी पानी कितना मिलाया गया था 162 लीटर पानी मिलाया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, देखिए एक क्वेश्चन आपका ये भी दिया हुआ है, देखो आप मैथ का क्वेश्चन मान सकते हो। क्या है कि एक ए डिफरेंस बी बराबर a² प्लस बी है और a पावर b बराबर b² प्लस a है, तो 3 डिफरेंस 6 की पावर 2 का मान कितना होगा। देखिए, डिफरेंस का मतलब क्या है, पहले का वर्ग प्लस दूसरा, तो 3 डिफरेंस 6 का मतलब क्या है, पहले का वर्ग 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 यानी कि 15, ठीक है, पावर 2, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 पावर 2। अब 15 पावर 2 का मतलब कितना बन जाएगा, दूसरे का वर्ग प्लस पहला, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस पहला कितना 15, 15 4 कितना हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।